So we had completed in the previous session the steady flow energy equation, in which we had assumed that flow is steady. Flow is steady means क्या था? Mass flow rate. Steady means we have assumed the steady flow. Steady flow मतलब क्या था? उसका क्या हम लोग विजुअलाइज किए थे कि जितना भी आपका मास एंट्रेंस पे हो रहा है और जो एग्जिट पे हो रहा है दोनों सेम रहेगा। सिमिलरली जितना इंटर पे हो एनर्जी इंटर कर रहा है उतना ही एनर्जी एग्जिट हो रहा है। मतलब कि जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास जमा नहीं हो रहा है, ना ही कोई एनर्जी जमा हो रहा है। सपोज ये कंट्रोल वॉल्यूम था, इस पे जितना मास 10 kg पर सेकेंड से आ रहा था तो बाहर भी 10 kg पर सेकेंड से जा रहा था। नेट एनर्जी सपोज 100 जूल आ रहा था तो बाहर भी 100 जूल आ रहा था। मतलब ये क्या हो गया, इसका जो इनिशियल जो एक्युमुलेशन था, जितना मास पहले उतना ही बाद में था, जितना इसके पास एनर्जी था उतना ही बाद में एनर्जी था। लेकिन अगर सपोज जितना मास स्टेडी फ्लो नहीं रह पाता है, सपोज 10 किलो एंटर किया, 10 किलो जूल एंटर किया, 12 किलो जूल एग्जिट हो गया, या 10 किलो जूल एंटर किया, 8 किलो जूल एग्जिट हो गया। मास में क्या हो सकता है? सपोज हमारा मास एंटर किया सपोज 10 केजी पर सेकेंड, एग्जिट हो गया 12 केजी पर सेकेंड, या इंटर किया 10 केजी पर सेकेंड और एग्जिट किया 8 केजी पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया, जितना मास एंटर कर रहा है, यहाँ पे जो मास एंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट नहीं कर रहा है, दोनों चेंज है। अगर इसको हम लोग आउटलेट बोल देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं, इसको इनलेट सपोज आई से डिनोट कर देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इस केसेस में जो मास है इनलेट पे और जो मास है एग्जिट पे दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि लेट mi and me be the mass, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, entering and leaving the control volume. Also let m1 and m2, ध्यान रहे m1 and m2 ये 1 है। m1 किसको हमने बोल रखा है? सपोज ये बिफोर द प्रोसेस शुरू में कितना मास था, देखो यहां से क्या हो गया, सपोज शुरू में था यहाँ पे 8 kg, अब इधर से कितना रेट से गया है, सपोज यहां से गया 10 kg पर सेकेंड, तो एग्जिट कितना हो गया, सपोज 9 kg पर सेकेंड। तो बताओ इसका रेट ऑफ एक्युमुलेशन 1 kg जो फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 kg हो जाएगा। तो ये जो 1 डिनोट कर रहा है इसको और ये 2 डिनोट कर रहा है इसको और I डिनोट कर रहा है इसे और E डिनोट कर रहा है इसे। मतलब अब 4 टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सा, MI, ME, M1 और M2, चारों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अब आप समझ गए कि चारों क्या कहेगा, चलिए हम स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। M1 and M2 be the mass in control volume initially and finally। ये हो गया, प्लीज नोट इट डाउन ताकि आप भूल ना जाओ कि कौन सा मास किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं। तो यहां तक प्लीज नोट इट डाउन। जैसे हमने पिछला बार लिया था उसमें सिर्फ इस केसेस में अनस्टेडी ले रहे हैं, अनस्टेडी स्टेट हम ले रहे हैं, अनस्टेडी स्टेट हम ले रहे हैं।
तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पिछला बार कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, एम आई इज इक्वल टू एम ई, बट इन दिस केस एम आई इज नॉट इक्वल टू एम ई। क्या हो जाएगा, क्योंकि जो जो कंट्रोल सरफेस है उस पर क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, सेम नहीं है। देयरफॉर हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस देयर इज मास ट्रांसफर, कहां कहां मास ट्रांसफर हो रहा है, ये एंट्रेंस और एग्जिट पे, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रॉस कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस के अलॉन्ग अक्रॉस हो रहा है। सो मास बैलेंस हम लोग लगाएंगे, मास बैलेंस हमको लगाना होगा, मास बैलेंस हैज टू बी मेड। तो जैसे ही हम मास बैलेंस लगाते हैं तो क्या कहेगा, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाएगा, किस रेट से चेंज हो रहा है, किसका, कंट्रोल वॉल्यूम का, वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस रेट से एंट्री कर रहा है और किस रेट से एग्जिट हो रहा है। अगर एंट्री ज्यादा हो रहा है, एग्जिट कम हो रहा है, तो ये रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये एंट्री कम एग्जिट ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इन द सिमिलर फैशन हम लोग क्या लगाएंगे, दूसरे केसेस में क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, जैसे पिछला बार हमने लगाया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। इस देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास पिछला स्टेडी फ्लो में क्या लगाए थे, एम आई इज इक्वल टू एम ई, तो इस बार यहाँ पे ये चेंजेज हो गया। तो सिमिलरली इस बार हम क्या लगाएंगे, उस केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगाए थे, जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है। इस केसेस में क्या होगा, उतना इन और उतना आउट नहीं होगा, ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टेडी फ्लो नहीं है, अनस्टेडी फ्लो है। तो फिर हम लगा देंगे कितना, कि कितना किस रेट से कंट्रोल वॉल्यूम का एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट विल बी, कि किस रेट से एनर्जी एंटर कर रहा है माइनस किस रेट से एनर्जी आउट हो रहा है, एनर्जी एग्जिट हो रहा है, एनर्जी एग्जिट आउट एग्जिट हो रहा है। बस हो गया, यही दो इक्वेशन है, प्लीज नोट इट डाउन, यही दोनों फर्क आएगा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। M1 M2 M3 ये सब तो आप समझ गए हैं, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब बताइए, अब बताइए, जब इस पर केजी के हिसाब से कितना लिखते थे, एंट्री कितना एनर्जी कर रहा था, H1 हम एनालिसिस कर चुके हैं, H C1 का स्क्वायर प्लस 2 GZ2 इतना ही हो रहा था ना। अगर हम शुरू से करना चाहे तो यही प्राप्त होगा मेरा। एग्जिट किस रेट से हो रहा है, HE, चलो HI कर देते हैं, यहाँ पे 1 की जगह I, ये I हो गया, प्लस HE प्लस एग्जिट किस रेट से हो रहा है, प्लस GZ एग्जिट प्लस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। तो अगर ये क्या है, पर यूनिट रेट के हिसाब से, अब ये अगर मास एंटर कितना कर रहा है, एंट्री कितना मास है, सपोज एम आई है, एग्जिट कितना है एम एन, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी एंट्री कितना हो जाएगा, इतना मास गुने ये टर्मिनोलॉजी, यानी एम आई एच आई प्लस हाफ एम आई सी आई का स्क्वायर प्लस एम आई
जी जेड आई प्लस क्यू, होगा कि नहीं? सिमिलरली कितना एग्जिट हो रहा है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, किस रेट से पर यूनिट इतना हो रहा है, तो एम ई मास के साथ हम लिख रहे हैं एच ई प्लस हाफ एम ई सी ई का स्क्वायर प्लस एम ई जी जेड ई प्लस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, इतना ही होगा, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया है, देखिए डीई और ये डी एग्जिट ई, तो हमें ये जो ई आई था ये वाला ये हो गया, और ये जो ई आई ई था ये वाला हो गया। अब बताइए, जैसे ही हम ये निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हो। हम मिटा रहे हैं बाकी पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या कर देंगे कि वो दोनों टर्मिनोलॉजी को इसमें खोस देंगे। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, अब खोसने जा रहे हैं। तो मतलब ये ई आई को और ई को हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको सपोज टू में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम जैसे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, या इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा बताइए, क्या निकल जाएगा, डीई अपॉन डी टी। ध्यान से समझिएगा, समझना है बस, कुछ इक्वेशन को याद नहीं रखना है। कितना आ जाएगा, ये डी अपॉन डी टी इंटू ई आई। ई आई कितना है बताइए, ई आई है एम आई एच आई प्लस हाफ एम आई सी आई का स्क्वायर प्लस एम आई जी जेड आई प्लस क्यू, ये हो गया माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ हाउ मच, एम ई एच ई प्लस हाफ एम ई सी ई का स्क्वायर प्लस एम ई जी जेड ई प्लस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। इतना ही है या नहीं, इतना ही है या नहीं? अब बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ ही इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सिर्फ हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये हमने जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सिर्फ हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं जंक्शंस में, हम सपोज जैसे पिछला बार क्या क्या ज्यादातर एनालिसिस में हमने जंप किया था, नेग्लेक्ट, क्या क्या नेग्लेक्ट किए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट करेंगे, तो बताइए बताइए E इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था, ध्यान होगा कि काइनेटिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ में ध्यान होगा। तो जैसे ही हम डीई लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी प्लस डी यू। अब हम जैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट करते हैं, तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना, हाँ या ना? कर सकते हैं कि नहीं बताइए? आप इसको लिख लिए होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इसको हम मिटा रहे हैं। इस इक्वेशन को लिख लिया है ना, रेड वाला जो बॉटम में लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। सो हम इस इक्वेशन में क्या चेंजेज आ जाएगा, अब जो डीई है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डीयू में, डीयू में। देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये कब हुआ ऐसा, जब हमने काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट किए हैं। देयरफॉर ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई जो है यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब हम dt, इसको हम लोग कितना कर लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, mi hi प्लस q प्लस माइनस है ना d अपॉन dt, कितना me प्लस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक प्लीज लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। हम ऊपर वाला जो रेड में है वो हम लग रहा है आप लोग लिख लिए होंगे, हम उसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। आप लोग लिख लिए होंगे इस बात को। इसमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। ये जो डिफरेंशियल का टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग बाहर ले आते हैं, यानी क्या हो जाएगा, du अपॉन dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ किसका, mi hi प्लस dq अपॉन dt माइनस d अपॉन dt ऑफ हाउ मच, me माइनस d अपॉन dt किसका, वर्क डन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम का, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछला बार थोड़ा सा यहाँ पे हम वो पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन कर पाए थे। देखिए ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये जो रेट ऑफ चेंज है टाइम का हमने अलग कर रखा है। देयरफॉर ये जो होगा ना मास, वो हम यहाँ पे रेट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, मास को केजी के टर्म में ले रहे हैं। एंट्रेंस पे कितना मास है और इसे एग्जिट पे कितना मास, ठीक है। वो जो मास हो जाएगा ये m डॉट ई नहीं है, यहाँ पे m है। मतलब क्या है कि hi जो है वो है किलो जूल पर केजी और mi जो है वो है केजी। देयरफॉर mi और hi जो होगा वो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी इंटू केजी। देयरफॉर इट विल बिकम किलो जूल, सच दैट कि ये जो हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ e, ये आ जाएगा क्या, किलो जूल पर सेकेंड। अगर आप इसको रेट का फॉर्म में ले लेंगे तो हमारा पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। देयरफॉर ये जो मास है वो केजी के हिसाब से। फाइनली हम चाहते हैं कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो रेट ऑफ द फॉर्म में आ जाए, सच दैट की रेट ऑफ फॉर्म। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि हमने मासेस लिया था, वो पॉइंट हमने वहां पे मेंशन करना भूल गया था। वो पॉइंट हमारा ध्यान दीजिए, हमारा भी लिखा हुआ है। ये हो गया मासेस का। अब एज्यूम हम एक पार्ट कर लेते हैं कि सपोज एंथैल्पी टाइम के साथ नहीं चेंज कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि अगर हम एजम्पशंस निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, एज्यूमिंग एच आई एंड एच ई क्या होगा, डू नॉट वेरी विथ टाइम। उस केसेस में क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू अपॉन डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू नथिंग बट एच आई डी एम आई अपॉन डी टी प्लस डी क्यू अपॉन डी टी को हम अगर रेट फॉर्म में लिख देते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी को, ये हो जाएगा क्यू, उसके बाद माइनस, क्या है माइनस है, अगेन एच ई बाहर आ जाएगा, तो डी एम ई अपॉन डी टी माइनस
हम W कंट्रोल वॉल्यूम का रेट फॉर्म में लिख दिए हैं। अब हम इस इक्वेशन को मिटाना चाह रहे हैं। देयरफॉर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पे जो मासेस का ये हमारा कन्वीनियंट के हिसाब से ले रहे हैं कि कहाँ पे केजी लेना है, कहाँ पे केजी पर सेकेंड, कहाँ पे केजी किलो जूल पर केजी, सच दैट यूनिफॉर्म हो किस रेट में, मास रेट या टाइम रेट। तो du अपॉन dt, अगर ये हम इसको du अपॉन dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू MIHI प्लस Q डॉट माइनस ME डॉट HE माइनस कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। दिस इज द, क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर कंट्रोल वॉल्यूम फॉर अनस्टेडी फ्लो। तो ये जब लिखेंगे फर्स्ट लॉ का तो ये दोनों इक्वेशन आपको हर हाल में ध्यान रखना है। कौन सा इक्वेशन? दो एक्सप्रेशन हमको फाइनली मिला। पहला जो एक्सप्रेशन था वो हम अब ब्लैक कलर में लिख रहे हैं। पहला क्या था? dm अपॉन dt इसका कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ इनलेट माइनस मास फ्लो रेट ऑफ एग्जिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये du अपॉन dt फॉर कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू MIHI प्लस Q डॉट माइनस MEHE, ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, माइनस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम का। ये आपको दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये इक्वेशन अनस्टेडी स्टेट में हर हाल में सारे जगह यही यूज करना होगा। तो प्लीज आप ये ध्यान रख लीजिए, यही आपका यूज करना है। सो इस तरीके से हमारे तरफ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे प्रकार से कवर हो गया है। अब ये अनस्टेडी स्टेट में या स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें बताइएगा या पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो कल हम लोग फिर इसका न्यूमेरिकल कवर करेंगे। सर ऊपर Q था, फिर नीचे Q डॉट आ गया पर यूनिट मास वाला। अच्छा एक मिनट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये Q डॉट ही होगा। ये हम बोल रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, कहीं Q लिख दोगे, कहीं Q लिख दोगे, कहाँ, तो ये एक्चुअली Q से जस्टिफाइड नहीं होता। इसके लिए क्या होगा, इस टर्म के अनुसार देखना, क्योंकि कहीं Q डॉट कहीं Q हो जाएगा, तो वो हो सकता है आपसे भी प्रैक्टिस में हो जाएगा। सो Q और Q डॉट किसको मान रहे हो सकता है कहीं Q हमने यूज किया है या आप यूज करोगे, तो ये जो यूनिट क्या है इसका अगर जस्टिफाई करना है तो इसका यूनिट पकड़ना है, क्योंकि आप इसका यूनिट आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसका यूनिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी डॉट लगा दिए तो केजी है, जैसे किलो जूल पर केजी है या किलो जूल पर सेकेंड है, ये इस रेट से Q डॉट लिखने से नहीं समझ में आएगा। देयरफॉर हर हमेशा इस रेट में जाना। देखो MI हो गया और डॉट हो गया, इसका हर हाल में है कि केजी पर केजी कभी नहीं हो सकता है, इतना तो तय है। ये क्या होगा, केजी पर सेकेंड ही होगा। अब ये हो गया क्या, HI है, तो ये यहाँ पे किलो जूल पर सेकेंड नहीं हो सकता है इंथाल्पी, हर हाल में किलो जूल पर केजी ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आना चाहिए, और एनर्जी हमेशा दो ही चीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, W से, या W मतलब किलो जूल पर सेकेंड से, या किलो जूल पर केजी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हर हाल में इन दोनों का मल्टीप्लाइड या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए।
तो इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये क्यू पे नहीं यूनिट ध्यान देना, इसके साथ और दूसरा जो टर्म है उसके हिसाब से ध्यान देना। तो इसका केसेस में ये जस्टिफाइड कर लेना कि एचआई का किलो जूल पर सेकेंड या किलो जूल पर केजी। हालांकि आप प्रैक्टिस के हिसाब से, आप थर्ड ईयर में हो तो आप जानते होंगे कि किलो जूल पर केजी ही हमेशा मिलता है। सेकेंड ईयर वाले इसको थोड़ा कम जस्टिफाई कर पाएंगे, हालांकि उसका भी सिलेबस में ही थर्मोडायनेमिक्स में ये किलो जूल पर केजी होता है, और ये जनरली केजी, ये केजी पर सेकेंड ही होगा हर हाल में। तो इसके आधार से फिर इसका यूनिट आप जस्टिफाई करना। अब क्यू डॉट और डॉट कहीं कहीं छूट जाएगा, उसके लिए ये है, ये क्यू डॉट होगा। वेरी गुड, आपने ये पॉइंट आउट किया, वेरी वेरी गुड, वेल डन। सो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आज हम रात में कोशिश करेंगे वर्कबुक बनाने के लिए। ये बन जाएगा तो आपका 3 वर्कबुक हो जाएगा, जीरोथ लॉ, बेसिक का 1, उसके बाद फर्स्ट लॉ वर्क एनर्जी का 2, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इतना हो जाएगा। सो एक कल हम न्यूमेरिकल देख के फिर वर्कबुक आप बनाइएगा, वर्कबुक का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो कल हम सुबह सुबह ही लेंगे, अब कल से शाम वाला बड़ा दिक्कत होता है, इसमें माइंड चलता नहीं है। सो अगर कोई डाउट है